वर्ण व्यवस्था, एक ऐसा शब्द जो हम सब ने सुना है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसके पीछे का दर्शन क्या है? मतलब ये है क्या? चलिए आज इसी जटिल और सच कहूं तो अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय की परतें खोलते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। क्या ये बस समाज को चलाने का एक सिस्टम था या फिर एक कठोर ऊंच नीच का ढांचा? देखिए, ये कोई मामूली अकादमिक बहस नहीं है। ये वो सवाल है जो सदियों से भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को शेप देता आया है। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये 4 वर्ण हैं क्या, फिर गुण और कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, जन्म का इसमें क्या रोल है, एक समकालीन शंकराचार्य इस पर क्या सोचते हैं, और हाँ, आखिर में आज के समय में इसकी आलोचनाएं और विवाद क्या है। चलिए, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये 4 वर्ण हैं क्या? पारंपरिक ग्रंथों में इसका जिक्र कैसे आता है? तो देखिए, थ्योरी में वर्ण व्यवस्था समाज को 4 फंक्शनल ग्रुप्स में बांटती है। ब्राह्मण, जो शिक्षक और पुजारी हुए, क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा, फिर वैश्य, जो व्यापारी और किसान थे, और शूद्र, जो सेवा प्रदाता थे। अब इसके पीछे का आइडिया ये था कि एक समाज को ठीक से चलाने के लिए इन चारों की जरूरत है। मतलब हर कोई जरूरी है, हर किसी का अपना एक महत्व है। ठीक है, ये तो हो गई बात कि 4 तरह के काम हैं, पर यह तय कैसे होगा कि कौन क्या करेगा? किसी का वर्ण कैसे डिसाइड होता है? इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब मिलता है भगवद गीता में, जो गुण और कर्म के सिद्धांत पर जोर देती है। ये जो श्लोक हम देख रहे हैं, ये भगवद गीता के अध्याय 4 का 13वां श्लोक है। और यकीन मानिए, ये श्लोक इस पूरी बहस के दिल में है। यहाँ तक कि 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने भी इस पर अपनी खास टिप्पणी दी है। श्लोक कहता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये जो 4 वर्णों की व्यवस्था है, ये मैंने बनाई है, लेकिन किसके आधार पर? गुण और कर्म के विभाजन के आधार पर। तो ये गुण और कर्म है क्या? देखिए, गुण का मतलब है आपका नेचुरल एप्टीट्यूड, आपकी सहज प्रवृत्ति, और कर्म का मतलब है वो काम जो आप करते हैं। तो गीता के इस श्लोक के हिसाब से किसी का वर्ण जन्म से तय नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये तय होता है कि उसकी काबिलियत क्या है और वो काम क्या कर रहा है। मतलब ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम की बात हो रही है, फैमिली बेस्ड नहीं। लेकिन कहानी में एक मोड़ है, क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरा और बहुत मजबूत नजरिया भी है, जो जन्म पर यानी बाय बर्थ जोर देता है, और इसी नजरिए ने वक्त के साथ इस पूरे सिस्टम पर गहरा असर डाला है। तो यहां पर 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है गुण और कर्म का रास्ता, यानी आपकी काबिलियत और आपका काम, और दूसरी तरफ है जन्म का रास्ता, यानी आपको विरासत में मिली पहचान। तो सवाल यही है कि आखिर वर्ण को तय क्या करता है, आपकी मेहनत या आपका जन्म? जो लोग जन्म को आधार मानते हैं, उनका तर्क कुछ ऐसा है, जन्म नियंत्रित वर्ण होता है, कर्म से संपुटित जन्म वर्णाश्रम सिद्ध होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जन्म एक बीज की तरह है, वो आपकी पोटेंशियल तय करता है, और आपके कर्म वो उस बीज के लिए पानी और खाद का काम करते हैं। तो जन्म आपका फाउंडेशन है, और आपके काम उस फाउंडेशन को या तो मजबूत बनाते हैं या फिर कमजोर। अब इन फिलोसॉफिकल बातों को आज के जमाने में कैसे देखा जाता है, इसको समझने के लिए चलिए पुरी के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के नजरिए को देखते हैं। वो इस परंपरा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। उनका एक बहुत दिलचस्प तर्क है। वो कहते हैं, भेद का नाम ही सृष्टि है, अभेद का नाम प्रलय है। मतलब ये कि सोसाइटी में डिफरेंसेस का होना नेचुरल है और ज़रूरी भी है। जैसे हमारे शरीर में हाथ, पैर, आँख, सबका अलग अलग काम है। वो कहते हैं कि ये भेद ऊंच नीच के लिए नहीं है, बल्कि यूटिलिटी के लिए हैं, ज़रूरत के लिए हैं। एक सोसाइटी को चलने के लिए अलग अलग तरह के काम और लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है। सोचकर देखिए, अगर किसी समाज में सब के सब सिर्फ शिक्षक हों या सिर्फ योद्धा हों, तो क्या वो समाज चल पाएगा? नहीं, वो तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इस नज़रिए से समाज को ठीक से चलने के लिए पहलवानों की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी वैज्ञानिकों की। दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी भूमिका है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और जन्म के रोल पर जोर देते हुए वो एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक लंगड़ी गाय भी गाय ही रहती है, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण ही रहता है, चाहे उसके कर्म कैसे भी हों। यहाँ पर संज्ञा नहीं बदलती, विशेषण बदलता है।
मतलब कोर आइडेंटिटी जो गाय या ब्राह्मण है वो जन्म से तय है। हाँ, उसके कर्म उसे अच्छा ब्राह्मण या बुरा ब्राह्मण बना सकते हैं, ये विशेषण है, लेकिन उसकी मूल पहचान वही रहेगी। लेकिन ये जो पारंपरिक नजरिया है, आज के जमाने में इसका बहुत कड़ा विरोध भी होता है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनका कहना है कि थ्योरी में चाहे जो भी हो, प्रैक्टिस में, असलियत में इस व्यवस्था ने एक बहुत ही कठोर, एक दमनकारी सोशल पिरामिड बना दिया है जो पूरी तरह से जन्म पर आधारित है और भेदभाव को बढ़ावा देता है। और ये आलोचनाएं कई स्तरों पर हैं। पहला, ये कि ये व्यवस्था ह्यूमैनिज्म और सेक्युलरिज्म यानी मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता के मॉडर्न प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा, ये जाति के आधार पर हुए भेदभाव से जो गहरे जख्म लगे हैं उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज करती है, यहाँ तक कि खाने पीने से लेकर काम तक में जो सिस्टम में बसी नफरत है उसे भी। और तीसरा, ये भारतीय संविधान के साइंटिफिक टेम्पर और सुधार की भावना से सीधे सीधे टकराती है। सबरंग इंडिया का यह कोट इस पूरी आधुनिक आलोचना का सार है। इसमें कहा गया है कि ये बिलीफ्स सिर्फ मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ये एक रिग्रेसिव यानी पीछे ले जाने वाली सोच का सबूत है जो आज के ज़माने में फिट नहीं बैठती। आलोचक ये भी कहते हैं कि इस व्यवस्था के समर्थक अक्सर इसके बाहर के लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और तो और आदिवासियों जैसे अलग अलग समूहों पर एक ही पहचान थोपने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, असलियत में ये एक एक्सक्लूजनरी सिस्टम बन गया है जो करोड़ों लोगों को हाशिए पर धकेल देता है। तो जन्म बनाम कर्म, इन दो बिल्कुल विपरीत विचारों को देखने के बाद हम एक बहुत ही गहरे, बहुत ही बुनियादी सवाल पर आ पहुंचते हैं। सवाल ये है कि कोई भी समाज अपनी पुरानी फिलॉसफिकल विरासत और आज के ज़माने के वैल्यूज़ जैसे इक्वालिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम के बीच बैलेंस कैसे बना सकता है? एक तरफ हजारों साल की परंपरा है और दूसरी तरफ आज की दुनिया की मांगें, और इनके बीच का रास्ता खोजना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी पहचान, न्याय और समाज की बुनावट से जुड़ा सवाल है। तो आखिर में वर्ण पर यह बहस, चाहे वो जन्म से हो या कर्म से, दरअसल परंपरा और आधुनिकता के बीच के एक गहरे और लगातार चलने वाले टकराव को ही दिखाती है। इन अलग अलग नज़रियों को समझना ही इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को सुलझाने की तरफ पहला कदम है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई भी समाज अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए अपने सभी लोगों के लिए एक बराबर और न्यायपूर्ण भविष्य बना सकता है?